हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब लोग? कैसी रही आपकी दिवाली? सब बढ़िया हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस। नया चैप्टर, नई शुरुआत। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मुश्किल इस बार है टीचर्स को भी और बच्चों को भी कि एनसीईआरटी से, तो अगर आप न्यू वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें से चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो, दोनों में से ही पी ब्लॉक को रिमूव कर दिया गया है नई वाली एनसीईआरटी से। बट द पॉइंट इज कि एनटीए ने जो अपना सिलेबस जारी किया था, उनका जो ऑफिशियल सिलेबस आया था, उस सिलेबस में उन्होंने पी ब्लॉक को 13 से लेके 18 तक, यानी कि कंप्लीट बोरोन फैमिली से लेके आपका लास्ट तक जो है उसमें थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है। मतलब उन्होंने ऐसा लिख दिया कि 13 टू 18 ग्रुप के एलिमेंट्स सारे, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ ऐसी बातें जो मेरे ख्याल से हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेते हैं, वो कुछ जिक्र उन्होंने वहां सिलेबस में किया हुआ है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि थोड़ा सा लिख लिया तो क्या पता कहीं इसको कहीं गहरा ना दे दे, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो दोनों तरफ से फंस गए हम खुद। अभी इस पहले साल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि पहले साल पेपर देख के ही टीचर को पता लगेगा कि ये कितना पी लोग देना चाहते हैं और कितना नहीं। तो इसलिए इस चैप्टर को, मतलब, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन जो जो उन्होंने लिखा है वो चीजें हम पहले कर लेंगे। जो जो उन्होंने लिखा है वो चीजें हम पहले 2 या 3 लेक्चर, 2 लेक्चर में, पहले 2 लेक्चर में मेरे ख्याल से हम उस वो सारी चीजें जो उनके सिलेबस में मेंशन्ड है वो पहले 2 लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद अगले 2 या 3 लेक्चर और जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ऐसा ना हो कि सवाल आगे से आ जाए और अपन देखते रह जाएं, तो पढ़ना जरूरी है। वो आप अपनी रिस्क पे छोड़ के जाना चाहो तो छोड़ लेना, मैं रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है ना भाई? वो आपके ऊपर है। मतलब मैं नहीं पढ़ाऊं तो मैं बुरा हो ही जाऊंगा, लेकिन मैं तो पढ़ा दूंगा। 3 लेक्चर की बात है, आप चाहो तो लेक्चर देख लेना, आप चाहो तो मत देखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। ओके। 11th क्लास का करना है क्या सर? वही वैसी जो चीजें मैं 11th, इनफैक्ट मैं जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है ना, वो तो मैं आपके लिए 11th प्लस 12th दोनों कंबाइन करके ही बता रहा हूं अभी आज। आप फिक्र मत करो। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, आपको बता दूंगा वो साथ में ही, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। साइज है तो मैं आपको बोरोन और कार्बन फैमिली की भी बता दूंगा, 11th का पार्ट वहीं पे हो जाएगा। उन्होंने जो सिलेबस मेंशन किया है वो मैं आपको 11th और 12th दोनों का एक साथ ही करा दूंगा। मतलब ये जो शुरू के 2 लेक्चर होंगे वो आपके कंप्लीट 11th प्लस 12th का पैकेज बन जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करें, है ना? तो वो एक नीट के लिए, फिर जो लोग 11th में जाके भी लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, आगे वाली चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उन्होंने जो मेंशन किया है सिलेबस में वो चीजें तो मैं आपको कंबाइन करवा दूंगा। ठीक है। 11th कहाँ से करें सर? 11th क्लास के कोर्स से करो बेटा। है? और तो क्या बोले हम। हाँ जी। बाकी सदमे से बाहर आइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। मुझे पता है आप लोगों को गहरा सदमा लगा है, लेकिन सदमा सबको लगा है, बट क्या करें हम पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेले यार, क्या दिक्कत है? बढ़िया है। फाइनल में जाना भी तो औकात होता है, फाइनल में भी तो गए। तो फिक्र मत करो यार, बढ़िया चीज़ है। मतलब हम, मतलब एक हार के लिए हम पूरी टीम को इस तरह से नहीं बोल सकते कि आप अच्छा नहीं खेले। नहीं, वो लोग अच्छा खेले थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक मैच तो, मतलब, ठीक है, जीत हार तो होती रहती है। दिल बहुतों का टूटा क्योंकि हम इंडियंस जो हैं, हम जो भारत के लोग हैं, वो क्रिकेट को थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे ले जाके, वो हमारा एक ऐसा खेल है जिसको हम अलग भावना से देखते हैं, इसलिए थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। ऐसे बेचारे पन्नों पे दूसरे खेल के बारे में तो कितना ही आता रहता है कि आज ये हार गए, वो हार गए, किसी ने पढ़ा ही नहीं उनको। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी भावनाएं इससे ज़्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए तकलीफ होती है। ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। मैंने कहा था आगे बढ़ना सीखो। चल।
गुरुजी बस आप एक बार बता दीजिए कि 11th के वाले नोट्स में बता दूंगा ना, अभी चैप्टर शुरू हुआ है। चैप्टर के अंदर जैसे जैसे मैं बात करूंगा मैं बताता जाऊंगा, देखो ये मैंने 11वीं में करवाया है, तुम वहां से कर लेना, मैं बताता जाऊंगा ना। और मैंने क्या बोला अभी बेटा कि जो सिलेबस है ना, सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, सबके पास है, वो जो एनटीए का पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करो। वो पीडीएफ डाउनलोड करके देखो आपकी उसमें उन्होंने पी ब्लॉक के लिए क्या लिखा हुआ है। जो जो उन्होंने लिखा है वो तो मैं आपको यहीं पे साथ में ही करवा दूंगा, 11th वाला भी, ठीक है। लेकिन एडिशनल जो स्ट्रक्चरल पार्ट वगैरह है, रिएक्शंस वगैरह है, वो आपको 11th में जाके देखनी पड़ेगी। एनीवेज चलिए, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, समय रहा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, और हो सके तो हम स्ट्रक्चरल पार्ट वाली बातें करेंगे, या एनोमलस बिहेवियर जो उन्होंने अलग से मेंशन किया है वो भी हम बातें करेंगे। इसमें मैं तकनीकी चेंजेस, तकनीकी बदलाव इसमें मैं बाद में कर सकता हूं। आज का टारगेट फिलहाल तो ये है, बदल भी सकता है। इंट्रोडक्शन जरा बताओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स कौन भरेगा? पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मुझे ये बताओ ये मत बोलना कि सर लिख कर लाए हो। हाँ, मैं मैक्सिमम चीजें लिख कर लाया हूं, लेकिन मजा आने वाला है आपको। कारण क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे ये याद नहीं है, मुझे ये याद है, बट ये सब कहीं ना कहीं आपको आता भी है और आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ भी है। तो पहला मेरी लाइन का जवाब कौन देगा कि प्लेस्ड इन द ग्रुप नंबर, विच ग्रुप नंबर, कौन से ग्रुप नंबर में आपके पी ब्लॉक जो हैं वो प्लेस किए जाते हैं? तो प्लेस इन द ग्रुप नंबर कौन से? 13 टू 18। ये लो, ये एनसीईआरटी की पहली लाइन है जो आपके पी ब्लॉक में लिखी हुई है। क्या पता सादा सिंपल सवाल ही पूछ ले, बताओ पी ब्लॉक कौन से नंबर ग्रुप में प्लेस्ड होता है? तो 13 से लेके 18 तक टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा? 6 ग्रुप होते हैं ओके, धीरे धीरे हम इस तरह से चीजें सीखते जाएंगे, लिखते भी जाओ साथ में। इनका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका मतलब ये कह रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद करो, अगर किसी को पीरियोडिक टेबल का याद है तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां कैसा होता है, किस फॉर्मेट का होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक एनएसएनपी, यस मैं मानता हूं एनएसएनपी, बट व्हाट? NS2NP126, NS2NP126। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इनका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS2NP126। पकड़ के रखना इन दोनों को, आगे बहुत काम आने वाला है, हम इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि वाकई में 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आप फिक्र मत करो बिल्कुल भी। आपकी 11th क्लास का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब नीट के लिए बच गया है वो तो मैं कवर कर ही लूंगा, जो नहीं करवाऊंगा वो मैं बोल दूंगा बेटा 11th के नोट से कर लेना, ठीक है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज, और वैसे 11th हम आपको रिवाइज करवाएंगे, ये आपके बैच का ही एक क्या बोलते हैं, एक फीचर है कि हम आपको 11th क्लास रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। 11th क्लास जब रिवीजन होगा तो पीरियोडिक टेबल होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, और पी ब्लॉक की ये दो फैमिली तब भी होगी। एस ब्लॉक हाइड्रोजन हट गए तो वो मैं नहीं करवाऊंगा। तो रिवीजन जब होगा तो वैसे भी आपको 11th में रिवाइज करवा दूंगा, इसी आपके ही बैच में, ठीक है। तो सबर रखो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ऑल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये जो कह रहा है कि कौन से 3 टाइप की बात कर रहा है ये, आप अपना पी ब्लॉक उठा के देखो पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर मेटल्स भी हैं। सबसे नीचे देखोगे तो मेटल्स होंगे, है ना। जैसे इधर में देखोगे, क्योंकि उधर से उधर जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है। तो सबसे लेफ्ट में होता है 13th ग्रुप, यानी बोरोन फैमिली। तो बोरोन के अंदर मेटल्स, बोरोन फैमिली के अंदर मेटल्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए एल्यूमिनियम भी मेटल है, गैलियम मेटल है, इंडियम, थेलियम सब मेटल है, ये सब मेटल है। लेकिन जैसे जैसे आप राइट मूव करोगे मेटल्स मिलने के चांस नीचे की तरफ बढ़ेंगे। हमको 13th नंबर ग्रुप में तो दूसरे नंबर पे ही मिल गया, 13th वाली फैमिली में तो हमको दूसरे नंबर पे ही मेटल मिल गया, और फिर सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे तो बीच में मेटलोइड्स आएंगे और फिर नॉन मेटल्स आएंगे, फिर एक ऐसी फैमिली आएगी जिसमें आप मेटल ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, ये F, ये Cl, ये Br, और ये I, और ये At। इसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी होती है मेटल नॉन मेटल दोनों मिक्स की, बाकी ये सब नॉन मेटल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। लेकिन ये पी ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, मेटलोइड्स भी हैं, और नॉन मेटल्स भी हैं, तीनों कैटेगरी आपको मिलेगी, ठीक है।
ये एक कंट्रोवर्सी है, कौन मेटलॉइड्स हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं, तो इस तरह की चीज पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि एनसीईआरटी खुद किसी को एक जगह नॉन मेटल बोल के दूसरी जगह मेटलॉइड्स बोल देती है। तो ये एक कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा, ये चीजें कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो जाती है ना, कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाती है। तो मैं इन चीजों पे, बहुत सारे टीचर इन पे डिस्कस करते हैं, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। मैं कह रहा हूं मेटल और नॉन मेटल आप फिर भी बता सकते हो, मेटलॉइड्स के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए मेटलॉइड्स को लेकर इतना फिक्र ना करें और छोड़ दें उस बात को कि मेटलॉइड्स कितने हैं, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि खुद एनसीईआरटी में 2 जगह अलग अलग लिखा हुआ है मेटलॉइड्स के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th में आपका 13th और 14th फैमिली आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली। ये हमने क्लास 11th में किया था। पी ब्लॉक आपको 2 जगह पढ़ना होता है, 11th में और 12th में। 11th में हमने ये वाला किया था। क्या क्या किया था इसमें, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, अभी सब कुछ पढ़ेंगे हम। ये फैमिली होती है, जैसे आपको ट्रिक्स निमोनिक्स याद होंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, है ना। कहे शिव जी सुने पार्वती, वो वाली बात है। जो आपको जिस तरीके से याद है आप वैसे याद कर सकते हो। ये रहे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस वाली फैमिली को हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। ये जो 4 हमारे ग्रुप हैं, इनको हम कहां पढ़ते हैं बेटा, क्लास 12th में पढ़ते हैं। फिर इनके कुछ खास नाम होते हैं, ठीक है, सिर्फ नाम ध्यान रखो, कोई नहीं बोलेगा कि आपको कोई, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस वाली बात है, इसलिए मैंने भी लिख दिए हैं नाम। इनको कहते हैं निक्टोजेंस, और इनको कहते हैं चैल्कोजेंस, इनको कहते हैं हेलोजेंस, और इनर्ट गैस को इनर्ट गैस या नोबल गैसेस आप कुछ भी कह सकते हो। ये रहेगा लिखे हुए आपके पास एलिमेंट्स, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड पे मेरे ख्याल से आप एकदम कंफर्टेबल हो चुके हो। अब इस स्लाइड पे तो आपको कोई भी दिक्कत या डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगी। क्लियर है बेटा। 2 मिनट दे रहा हूं, ज्यादा हो गया 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, इसको नोट करो फटाफट। और ये नोट करने वाली बात नहीं है, ये आप छोड़कर खुद लिख सकते हो, चेक करो आपको याद है कि नहीं है, टॉप टू बॉटम वाली चीजें। बाद में लिख लेंगे, क्यों, अरे 3 ही तो लाइन है भाई, ये तो सब कुछ आता ही है तुमको, लिख लो। लिख लिया बेटा, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम दे भी नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूं। आ जाओ, सीधा आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। अब आप देखो, मैं कॉन्फ़िगरेशन में 11th और 11th की दोनों फैमिली को भी इंक्लूड किया है, राइट। तो मतलब ऐसे मत सोचना फिर कि सर आप 11th वाला पार्ट नहीं पढ़ा रहे इन सब चीजों में। वो देखो बोरोन और कार्बन फैमिली को इन्वॉल्व किया है, क्या फर्क पड़ेगा मुझे, मुझे उल्टा और ज्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल होता है उसको साथ लेकर पढ़ाना। तो आप देख लो, मैंने इसके कॉन्फ़िगरेशंस में इंक्लूड किया है। और जाकर आप 11th क्लास देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में ही मैंने ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिया, पीरियोडिक में ही। पीरियोडिक टेबल, क्लास 11th पीरियोडिक टेबल, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रखा है पी ब्लॉक का। देखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP126, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपने 1 मिनट कहा था, सॉरी, ये ले, लिख ले बेटा, तू लिख ले, ले बेटे ले, बेटी लिख ले। लिखा बेटे। हम्म। अरे हर साल अगर वर्ल्ड कप हो जाए ना, मैं बता रहा हूं, सही हो जाए सिस्टम, हर साल हो जाए। कोई सीरीज फालतू की आलतू फालतू सीरीजें बंद करो, सिर्फ एक टूर्नामेंट रखा करो हर साल, वर्ल्ड कप हर साल रखो। एक रखो T20, एक रखो वनडे, खेल खत्म, चलो। बाकी बीच में तुम्हारा टेस्ट खेल के आ जाओ, तो ये दर्द कम हो जाएगा लोगों का। सही बात है। ये क्या 4-4 साल बाद आता है ना, तो वो एक हाइप क्रिएट होती है वहां पे कि 20 साल से नहीं आया, 11 साल का बदला, 20 साल का बदला, और ये बदला और वो बदला। हर साल होगा ना, तकलीफें कम हो जाती है।
अरे इस साल नहीं, अगले साल फिर जीत जाएंगे। समझ रहे हो बात को? वो गैप ज्यादा कर रखा है इन्होंने, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है, तो वो माहौल बना रखा। चलो तुम 2 साल कर लो यार, तुमको एक हर साल नहीं रखना, तुम 2 साल कर लो बस, 2 साल कर लो। लेकिन फिर वो कम से कम वो बड़ी न्यूज तो नहीं बनती कि 20 साल से नहीं आया, वो नहीं आया, 11 साल से नहीं आया, और इतने साल से नहीं आया, 15 साल से नहीं आया। ठीक है। और भी खेल हैं देश में। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं क्रिकेट का फैन नहीं हूं, मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन हूं क्रिकेट का। लेकिन पता क्या है कि इतना भी नहीं कि कुछ घंटे बुरा लगता है, लग गया। अब आप अपनी पढ़ाई को या और किसी चीज को खराब मत करो, आप आगे बढ़ो। ठीक है, समझ गए ना बात को? यस। वो आप उसको लेके मत बैठो, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं आप सबकी भावनाएं देश के साथ हैं, लेकिन पढ़ो। आ जाओ। सर आप विद्यापीठ में कब मिल सकते हो? बेटा मैं विद्यापीठ आता ही नहीं हूं। अर्श अंसारी पूछ रहा है। तू बता कब आना है, मैं आ जाऊंगा। और काम नहीं है तेरे को, मिलना है, डाउट पूछने, मैं आ जाऊंगा, बता दे। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। यस। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे। बोरोन, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np126। ठीक है। बोरोन का पीरियड कौन सा है? ये कौन सा पीरियड लिखा है मैंने ऊपर यहाँ पे? ये मैंने कौन सा पीरियड लिखा है बताओ? ये कौन सा पीरियड लिखा हुआ है? क्या ये सेकंड पीरियड है? क्या ये N=2 है? तो ये सब जो होंगे ये किस फॉर्म में चलेंगे? ये चलेंगे, इनका जो रहेगा, इनका रहेगा NS2 और NP1 वाले फॉर्मेट में रहेंगे। देखो 2s2 2p1, इन सब में NP1 होगा, 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1, ऐसा ही रहेगा। ये देख लो। तो फिर इसके लिए क्या लिख दो बेटा? ये कैसा होगा? NS2 Np2, एक ही तो आगे होगा। अगर बोरोन से कार्बन में एक ही इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, तो वो P1 की जगह क्या हो जाएगा? P2। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? NS2 Np3 वाला फॉर्मेट हो जाएगा सब जगह। ये क्या हो जाएगा? NS2 Np4 वाला फॉर्मेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? NS2 Np5 वाला फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? NS2 Np6 वाला फॉर्मेट हो जाएगा। इससे ऊपर हीलियम आता है, वो सिर्फ NS2 होता है। कायदे से उसको पी ब्लॉक में नहीं होना चाहिए, बट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो एस ब्लॉक में होना चाहिए था, क्योंकि वो NS2 है, वो 1s2 है। लेकिन उसको प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से यहां रखा जाता है। इससे ऊपर जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो छोड़ो। तो ये रहा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। आपको पता है जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो प्रीवियस इनर्ट गैस को लिखा जाता है और उसके बाद उस पर्टिकुलर पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस को लिखा जाता है। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ एक बार जरा बताओ, किस किस को याद है ये एनर्जी सीक्वेंस? NS है ना, ये एनर्जी सीक्वेंस किस किस को याद है? जरा बताओ आप, मैं किस एनर्जी सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, कोई बता सकता है? मैंने कुछ चीज जो है वो 11th में आपको याद करवाई थी, किस किस को याद है? किस किस को ये याद है कि ये एक एस होता है, बाकी सब रिपीट होते हैं? एस, एसपी, एसपी, एस डीपी, एस डीपी और एस एफ डीपी और एस एफ डीपी। याद करो, कुछ याद है ऐसा? ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस। एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। मतलब जब जब इसकी तो हमने बात ही हटा दी पी ब्लॉक में, क्योंकि हमारी बोरोन फैमिली सेकंड पीरियड से शुरू होती है, तो हमने सेकंड पीरियड से ही बात सारी सीख रहे हैं। तो आप ये देखो कि हमारे पास सेकंड पीरियड वाला है तो वो क्या होगा? 2s2p। थर्ड पीरियड है तो वो क्या होगा? 3s3p। फोर्थ पीरियड है तो क्या होगा? 4s4d नहीं होगा बेटा, ये 3d होगा। एक कम डी होता है, N+L रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया होगा गुरुजी ने। 4s 3d और 4p। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? 5s। फिर ये क्या हो जाएगा? 4d। और ये क्या हो जाएगा? 5p। ये 6s, ये दो कम f 4f, ये 5d और ये 6p। फिर ये 7s, ये दो कम f 5f, ये एक कम d 6d और ये आपका 7p। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है। बाकी जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो
तो पर्टिकुलर पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस लिखो। जैसे आपको सेकंड पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप ये वाली एनर्जी सीक्वेंस लिखो और पीछे की तरफ एक ब्रैकेट बनाओ जिसमें पहले वाली इनर्ट गैस लिख दो, ऐसे। तो जैसे मान लो ये रहा आपके पास, यही था, हम यही पढ़ रहे थे, ये देखो यही था। ये सेकंड पीरियड का हम लिख रहे हैं जिसकी सीक्वेंस sp होगी, यानी 2s2p। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3 भरने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पे 3 है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा जरा बताओ? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5। मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बोरोन के मुझे भरने हैं, जिसमें से ब्रैकेट में हीलियम लिखने का मतलब है 2 भर चुका हूं। ब्रैकेट में हीलियम लिखने का मतलब क्या है? 2 भर चुका हूं 5 में से। अब 5 में से 2 भर चुका हूं तो कितने बचे? 3। ये 3 इस फॉर्मेट में चलेंगे। यहां पे नियोन जो होता है वो 10 होता है, और आपका ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये 13 होता है। तो ये 10 आपने भर दिए तो फिर 3 यहां ऐसे भर जाएंगे, तो ये 13 एटॉमिक नंबर हो गया। ये देखो, यहां आपको एक चीज नई सीखने को मिलेगी। ये 18 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 31। अब 18 और 31 में डिफरेंस निकालो। 18 और 31 में डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा 18 और 31 में डिफरेंस, जरा बताओ। ये 18 है, 18 आप भर चुके हो, अब 31 भरने टोटल, तो 31 माइनस 18 कर दो, कितने बच रहे हैं? कितने बच रहे हैं बताओ? 13। गुड, 13 बच रहे हैं। अब 13 में से 3 तो यहीं चलेंगे। ये देखो, ये 3 है, लेकिन इससे पहले एक लफड़ा आ गया। और वो लफड़ा क्या आया? देखो, ये वाला। फोर्थ पीरियड में पहली बार ये बीच में डी आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि किताब इसको कैसे लिखती है? किताब इसको इस तरफ लाती है और इसको इस तरफ लाती है। बुक्स क्यों लाती है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैथ्स के हिसाब से 3 नंबर छोटा होता है, तो अंदर वाली शेल है, तो पहले 3 नंबर शेल को लिखो, भरो नहीं। भरेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले। ये एनर्जी सीक्वेंस है। ये क्या है बेटा? एनर्जी सीक्वेंस है। एनर्जी सीक्वेंस है, तो एनर्जी सीक्वेंस तो ये कहता है कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। एनर्जी सीक्वेंस ये क्या कहता है कि फोर्थ पीरियड में पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा और फिर 4p में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस है, ये ऐसे भरा जाएगा। लेकिन भरने के बाद अगर आपको लिखना है तो किताब ये कहती है कि 3 नंबर छोटा होता है तो पहले लिखो और फिर उसको 4s और 4p लिखो। तो फिर इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे 1 यहां भरना है, 2 यहां भरने हैं, तो 13 में से 3 अगर मैंने यहां भर दिए तो ये पूरा भरा हुआ ही होगा ना फिर बीच में। तो इसलिए पहले यहां आ जाएगा, फिर 4s to 4p1। तो यहां पे एक नया चेंज हुआ है, और वो ये है, वो नया चेंज क्या है कि यहां पे एक चीज पहले ये 3d10 आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आपका टोटल हिसाब बैठ गया 31 वाला, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 4 नंबर। उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट अभी भी सही है, आउटर मोस्ट शेल 4 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो पहले आएगा वो पूरा भरा हुआ होगा। तो ऐसा का ऐसा सेम टू सेम यहां पे भी आएगा, तो वो क्या होगा बेटा? 4d10 होगा। और यहां पे क्योंकि ये 6th पीरियड है, तो पहले 4f पूरा भरा होगा और फिर 5d भी पूरा भरा होगा। जो कुछ है वो पूरे ही भरे होंगे, क्योंकि खुद सोचो, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन इस वाले में भर रहा है तो इसका मतलब है जो कुछ उससे पहले है वो तो पहले भर चुका होगा। हमारी एनर्जी सीक्वेंस कोई सी भी हो, किसी भी पीरियड के लिए हम कोई सी भी एनर्जी सीक्वेंस देख लें, लास्ट में हमको पी में इलेक्ट्रॉन डालना है। कोई सा भी पीरियड उठा लो, लास्ट में तो पी ब्लॉक ही आएगा। इसीलिए पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में पी ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में ही जा रहे होते हैं। आखिरी 6 इलेक्ट्रॉन पी में भरे जाते हैं। ये तो, और जब पी में आप कह रहे हो कि भैया हमको NS2 NP126 करना है, ये सारी कहानी यहां से पी ब्लॉक की चलती है। आप कह रहे हो पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन 126 में चलेगा, तो आप ये श्योर हो गए इस चीज के लिए कि भैया जो कुछ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे वो इनमें होंगे, 1 से लेके 6 तक। और अगर इनमें इलेक्ट्रॉन के चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इनसे पहले किसी भी पीरियड में कुछ भी आ रहा है, वो सब फुलफिल होगा। एनपी से पहले सब कुछ फुलफिल ही होगा ना, फिर इसका मतलब तो यही हुआ। मेरी बात तो समझ रहे हो ना बेटा? मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा समझाने के चक्कर में कहीं कंफ्यूज ना कर दिया हो, अगर ऐसा हो तो भी बता देना।
है ना, ये लो। मतलब समझ आ गया? चलो, अब आपका काम, हमको जो कुछ चेंज करना है सिर्फ इस NP1 में ही तो चेंज करना है, यहां दो करना है। यानी कि इसके आगे वाला जो एलिमेंट है, इसके आगे वाला जो भी एलिमेंट है, बताओ कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन है। मुझे बताओ, सिलिकॉन, पहले तो कार्बन का बताओ। बोरोन के आगे वाला एलिमेंट कार्बन है। मुझे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ, कोई चेंज नहीं होगा, एक जगह एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और वो होगा 2p2, सिर्फ इतना। बाकी सर हीलियम 2s2 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p2 हो जाएगा। करेक्ट है, यही होगा। जरा बताओ इसका क्या लिखोगे बेटा? 2s2 2p3। अच्छा, यहां पे ब्रैकेट में हीलियम हीलियम सेम आएगा बेटा, जैसा ये है वैसा यूं का यूं चलेगा। जरा बताओ ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p4 हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2s2 2p6। हमने क्या चेंज किया है? सिर्फ p में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे। बन गया कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह से आप सिलिकॉन का बता सकते हो बेटा, आप सिलिकॉन का बता सकते हो। बताओ क्या लिखोगे? सिलिकॉन का कैसे लिखोगे? सिलिकॉन आपके लिए कैसा हो जाएगा? 3s2 3p2 हो जाएगा बेटा। सब कुछ सेम रहेगा, क्या ये 3p3 हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, क्या ये 3p4 हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, क्या ये 3p, आपको पूरा लिखना है ना, 3p5, और सब कुछ सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 3p6। पीछे सब कुछ सेम चलेगा, जो चेंज है वो लिख दिया मैंने। एक एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है। आप एलिमेंट के नाम भी लिख सकते हो, ये फास्फोरस का हो गया, ये सल्फर का हो गया, ये क्लोरीन का हो गया, ये आर्गन का हो गया। करेक्ट है सर, ऐसा हम इसके लिए भी करना चाहते हैं, करो। आपको कुछ नहीं करना है, मुझे बताओ ना, ये सब सेम ही तो है, आपको इलेक्ट्रॉन तो यहीं बढ़ाना है। पीछे वाला सब कुछ सेम, पीछे वाला सब कुछ सेम, यानी कि अगर हम यहां जर्मेनियम की बात करें, अगर हम यहां पे जर्मेनियम की बात करें, तो 3d10 सेम होगा, 4s2 सेम होगा। चेंज कहां होगा? सिर्फ 4p2 हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। तो ये यूं का यूं सही रहेगा। आगे वाला जो है वो इस तरह से आपको पता है कैसे बढ़ाना है। क्या आप ये भी सेम बढ़ा सकते हो? ये आपके लिए होमवर्क है। क्या ये भी आप सेम बढ़ा सकते हो? जो एलिमेंट इस तरह से नीचे आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप एज इट इज ऐसे का ऐसा लिख सकते हो, वो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। 11th में भी लिखा था, बिल्कुल लिखा होगा, पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा, पी ब्लॉक में भी मैंने फिर से पढ़ाया होगा। मेरे ख्याल से जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार। ठीक है, तो जिनको लगता है कि हाँ ये चीज हमको आती है वो ना करे, है ना। और जिन्होंने पहली बार किया है और जिनको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है, वो घर पर ये सब बाकी के पूरे पूरे लिख ला, प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से। कहाँ चेंजेस करना है? सिर्फ पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। इसके तुरंत बाद मैं आपको एक चीज पे लेके चलता हूं, और वो अभी इसके जस्ट बाद क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम अभी इस कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट बाद बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे। और कनेक्ट कैसे करोगे कि अभी मैंने तुमको ये सीक्वेंस बताई 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 कि नहीं बताई? बता दी बेटा, ये वाली सीक्वेंस। एक मिनट, हाँ, तब तक जिसके पास टाइम है वो करते रहो, लिखते रहो। ये देखो, इससे वापस एक चीज सीखेंगे। मान लो आपके पास कोई भी फैमिली उठा लो, आप बोरोन उठा लो, लो। इसी तरह से आगे में भी ऐसा ही होगा। हमने यही तो कहा है कि जैसे ये वाला फॉर्मेट है,
ये आगे यूं का यूं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है विद द वन चेंज, क्या कि पी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, यहां पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, एस और पी। ठीक है, यहां पे कौन से हैं, एस और पी। ठीक है, यहां पे कौन सा है, डी। पहली बार डी आया है, जब कभी डी नहीं था बाहर, वैलेंस शेल में पहली बार डी आया है। बताओ डी का जो स्क्रीनिंग है, डी की जो शील्डिंग है वो कैसी होती है बेटा, डी की जो शील्डिंग है वो कैसी होती है, कौन बताएगा, डी की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती है। तो मुझे बताओ कि यहां से यहां आने पर शील्डिंग के अंदर बहुत चेंजेस आएगा, यानी कि इन 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन आए तो एक्स्ट्रा है लेकिन काम के नहीं है। क्यों, क्योंकि शील्डिंग पुअर करते हैं। जो शील्डिंग पुअर करते हैं, शील्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं तो उसको बोलते हैं शील्डिंग। ये 3 नंबर यानी अंदर वाली शेल है, न्यूक्लियस के पास वाली, और ये 4 नंबर शेल है मतलब बाहर वाली शेल है। ये ऐसा ही तो है बेटा, ऐसे ये 3 नंबर शेल है, ये 4 नंबर शेल है। 3 नंबर शेल में आप कह रहे हो कि 3D के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कितने, 10। तो ये जो 4 नंबर शेल हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन इनको इतने अच्छे से रिपेल नहीं करेंगे, इनको इतना अच्छे से धक्का नहीं देंगे। और अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिपेल नहीं करते हैं, रिपल्शन नहीं कर पाते हैं, तो कहानी तो सारी एटम के अंदर रिपल्शन और अट्रैक्शन की है। आप ये देखो बेटा कि 2 हमारे पास चीजें हैं, आप समझना मेरी बात को, मैं आपको हमेशा से ऐसे ही समझाता आया हूं, अभी भी समझा दूंगा, आप फिक्र मत करो, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। ये लो, यूं मान लो पीरियोडिक रिवाइज हो रहा है आपका, ये रहा न्यूक्लियस जिसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, राइट। मान लो इस न्यूक्लियस को और इस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने, जिसके ऊपर हमने टेस्ट किया कि भाई तेरे ऊपर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना लग रहा है बता, ऐसा हमने टेस्ट किया। तो इसने कहा कि अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, तुम सिर्फ अट्रैक्शन की बात मत करो, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मुझे धक्का भी देते हैं। इस धक्के को कहा गया था सिग्मा। यानी कि वाकई में देखा जाए तो आप जिससे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की बात पूछ रहे हैं उस पर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, उस पर अंदर वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स धक्का भी दे रहे हैं। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर की तरफ पुश करना चाहते हैं। यानी जो घर वाली है वो ये नहीं चाहती कभी कि कोई बाहर वाला पास में आए। तो अंदर वाले को, यानी घर वाले, अंदर वाला मतलब घर वाला, घर वाले को ये हमेशा तकलीफ होती है कि कोई बाहर वाला नजदीक या ना बढ़ाए न्यूक्लियस के साथ। समझ रहे हो? ठीक है, तो हमेशा इनको अंदर वालों को दिक्कत है, तो ये बाहर वाले को बाहर ही रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये रिपल्शन, आप समझ लेना मेरी बात को, कि अगर ये रिपल्शन कमजोर हुआ, यानी कि सिग्मा अगर कमजोर हुआ, कुल मिला के 2 तरह की चीजें चल रही है। इस भाई से पूछा क्या क्या महसूस हो रहा है, कह रहा धक्का हो रहा है, कह रहा प्यार, कह रहा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, बोले अगर हम धक्के को कम कर दें, मतलब अंदर वालों के धक्के को कम कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है प्यार बढ़ेगा, क्योंकि प्यार और धक्का ये तो बैलेंस होके चल रहा है। किसी भी एक को कम करोगे तो दूसरा तो बढ़ना तय है। तो इसका मतलब है अगर अंदर वालों की शील्डिंग पुअर हुई तो उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि जो बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये कब कब बढ़ता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। आपको इतनी गणित तो आती होगी मेरे ख्याल से, इतनी मैथ्स तो सभी जानते होंगे कि इस फॉर्मूला में अगर यहां की वैल्यू जितनी छोटी होगी ये रिजल्ट उतना ही ज्यादा होगा। इस फॉर्मूला में जितना छोटा सिग्मा होगा, माइनस है ना बीच में क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी रिजल्ट उतना ही बड़ा होगा। वही हम कह रहे हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्शन करते हैं उसको बोलते हैं बेटा सिग्मा। सिग्मा जितना कम होगा जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। इन सिंपल शब्दों में, रिपल्शन जितना कम होगा, नेट अट्रैक्शन उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन लगता है। जिसकी वजह से क्या लगता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन लगता है ना। कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगता है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन जो है वो उम्मीद से ज्यादा बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा।
खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा, पास आएगा तो जो इसकी पेरिफेरी है, जो इसकी क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस है, वो जो इसका डायामीटर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, थोड़ा रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन लगता है साइज के अंदर, जब जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज में क्या लगता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन लगता है। सर लेकिन बाहर वाला भी अंदर वाले को धक्का देगा, नहीं, अंदर वाला बाहर वाले को धक्का देता है, इसी को हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो एक कैलकुलेशन है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि बाहर वाला कभी भी अंदर वाले को धक्का नहीं देता, क्योंकि बाहर वाला तो चाहता ही है कि एंट्री हो जाए, मेरी न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, वो हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो न्यूक्लियस के पास जाए। तो बाहर वाला तो चाह ही रहा है कि वो तो अंदर ही जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि वो अगर देखेगा तो वो सिर्फ न्यूक्लियस की तरफ देखता है, लेकिन अंदर वालों के तकलीफ है। एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, क्लासरूम है, बोर्ड पे बैठा पढ़ा रहा है टीचर जो कि है न्यूक्लियस, फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं वो हैं आपके अंदर वाले, अंदर वाली शेल, और सबसे पीछे जो बैक बेंचर है वो बैठा हुआ है आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल। वो सबसे पीछे वाले तो चाहते ही हैं कि वो आगे आगे बैठ जाएं तो उनको ज्यादा अच्छे से दिखेगा, कुछ नहीं चाहते हैं उसको, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेट मत करना, मुझे पता है आप अपने अपनी बारे में मत सोचना, लेकिन कुछ चाहते हैं कि वो बेचारे आगे आके बैठे। लेकिन आपको पता है कि अगली पहली फर्स्ट रो सेकंड रो ये कभी नहीं चाहती कि कोई पीछे वाला आगे आए, उसको हमेशा तकलीफ होती है, चाहे वो उसके लिए 20 मिनट पहले आके बैठ जाता है कोचिंग में, 6:30 क्लास शुरू होती है, सुबह 6 बजे आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो आगे ही बैठना है। वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसने न्यूक्लियस को करीब से देखा है ना, तकलीफ उसको ज्यादा होगी, ये ध्यान रखने का। तो इसीलिए टेंडेंसी भी हमेशा ध्यान रखना, शील्डिंग इज द टेंडेंसी ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर वाला अंदर वाले को रिपेल करेगा, वो हम कंसिडर ही नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि वो जो रिपेल का मतलब होता है, रिपल्शन का मतलब होता है तकलीफ, बाहर वाले को क्या तकलीफ है अंदर जाने, वो क्यों रिपल्शन करेगा, वो तो न्यूक्लियस को देख के अंदर की तरफ घुसना ही चाह रहा है ना, ठीक है। ओके, चलो बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब कुछ बात कर ले, अब समझा दे। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक शब्द आता है, क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है बेटा, देखते जाना। ये रहा न्यूक्लियस, समझा देता हूं आपको, और अगर यहां बीच में डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये रहा मेरा एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहे मेरे एनपी के 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, देखते जाना, है ना। ये अगर डी और एफ की बात कर लें हम, ये एनर्जी लेवल मान लें डी और एफ का, और ये एस का मान लें, और ये एनपी 1 to 6 का मान लें। मुझे बताओ कि ये इनका सिग्मा कैसा होता है, पुअर, इनका सिग्मा पुअर होता है। जब इनका सिग्मा पुअर होता है तो इस पर, है ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा ऑन एनएस इलेक्ट्रॉन्स। अगर बीच में डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाए तो न्यूक्लियस को मजा ही आ जाता है, कह रहा है ये तो ऐसे घर वाले हैं जिनको मतलब ही नहीं है, फ्रैंक बिजनेस क्लास, कह रहा कि कोई बात नहीं, ये किसी की भी जगह किसी को भी खींचे अपने को फर्क नहीं पड़ता, इसका किसी के भी साथ अट्रैक्शन लगे फर्क नहीं पड़ता, यानी है ये कमजोर टाइप के, मतलब ये जो घर वाले हैं ये उतना अच्छे से ध्यान ही नहीं रख रहे, इनका ध्यान ही नहीं है, ये शील्डिंग पुअर करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, शील्डिंग पुअर करते हैं। और अगर ये शील्डिंग पुअर करते हैं तो इस न्यूक्लियस को और उस बाहर वाले एस के इलेक्ट्रॉन को मजा आने लगेगा, नहीं मजा आने लगेगा, बताओ बताओ, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना ज्यादा पसंद करेगा। जब इनकी ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जेड इफेक्टिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज होगा तो इनकी टेंडेंसी कैसी होगी मुझे बताओ, इनका इनका अट्रैक्शन टूवर्ड्स, इनका बताओ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टूवर्ड्स, अच्छा अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन इलेक्ट्रॉन पे उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इन 2 इलेक्ट्रॉन पे उसका अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इन 2 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बॉन्डिंग टाइप है ना, कि बाउंडेशन, मतलब कि बाउंड, ये बहुत अच्छे से बाउंड हो जाएंगे उसके साथ।
अच्छे से जुड़ जाएंगे, अट्रैक्शन है इसका मतलब पास जाएंगे, पास जाएंगे तो ये इसको ज्यादा ध्यान रखेगा, ये न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा ध्यान रखेगा। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है, देखते जाना बेटा, मुझे इन दो इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है, तो मैं आपको दो कंडीशन देता हूं, मुझे दोनों कंडीशन में बताने का कि कहां पर आसान रहेगा। लेट सपोज अगर ये बीच में डी और एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरी कंडीशन है जिसमें बीच में डी और एफ इलेक्ट्रॉन है, कहां पर इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइट होकर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना आसान होगा? जल्दी बताना। पहली कंडीशन डी और एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरी कंडीशन जहां पर बीच में डी और एफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, किस जगह पे इन दो इलेक्ट्रॉन का केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना आसान होगा? जिसमें नहीं है, जिसमें नहीं है, एग्जैक्टली क्योंकि अगर ये आ गए तो ये तो सिग्मा गिराते हैं, और जो सिग्मा गिराते हैं वो जेड इफेक्टिव बढ़ाते हैं, और जो जेड इफेक्टिव बढ़ाते हैं उस केस में न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो फिर इनको एक्साइट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन टाइट बाउंड हो जाएंगे न्यूक्लियस के साथ तो इनको एक्साइट करने में आपको तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये इनर्ट रहना पसंद करते हैं। तो इनर्ट पेयर, सो ये किस पेयर की बात कर रहा है? पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन ऑफ किसके? एस के। पेयर का मतलब क्या होता है? एक या दो? दो। पेयर का मतलब होता है ना, जूते की जोड़ी का मतलब कितना? जूते कितने? दो हैं। तो जैसे यहां पे पेयर है तो पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ये वो उन दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है जो एस में पड़े हुए हैं। अगर इन पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग जाएगा तो ये इनर्ट रहना पसंद करेंगे। बताओ मुझे, आपको अगर बात समझ आ गई हो, इस तरफ देखो जरा और मुझे ये देखकर बताओ कि टॉप टू बॉटम आने पर ये कंडीशन, टॉप टू बॉटम आने पर ये जो कंडीशन मैंने आपको समझाई है, क्या डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, क्या समझाया मैंने आपको? डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, जरा बताओ ऊपर से नीचे आने पर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? ये देखो पहली बार डी आया, फिर डी है, फिर एफ भी है, डी भी है, एफ भी है, डी भी है। जरा बताओ टॉप टू बॉटम आने पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। और अगर टॉप टू बॉटम डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आ रहे हैं तो जरा बताओ जिस इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो कब बढ़ेगा? ऊपर से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर? बताओ जरा, बताओ। जिस इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं उसमें हम ये सीख गए हैं कि एस के इलेक्ट्रॉन इनर्ट रहते हैं, और हम ये भी सीख गए हैं कि वो एस के इलेक्ट्रॉन इनर्ट क्यों रहते हैं, क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें? ऊपर वाले में या नीचे वालों में? नीचे वालों में। हैवियर एलिमेंट्स में, हैवियर एलिमेंट्स में नीचे जो भी होंगे उनमें डी और एफ का इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से वो एस के इलेक्ट्रॉन कैसा रहना पसंद करेंगे बेटा? इनर्ट रहना पसंद करेंगे। यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनमें देखा जाता है जो चेंजेस होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, वो नीचे वालों में देखा जाता है। टॉप टू बॉटम। ग्रेट 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 ग्रेट। क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ आया? अब जरा देखो, मैंने यहां पे इसलिए ये पहले ही सिखा दिया था क्योंकि इसको देखकर तुमको ये समझ आ गया कि टॉप टू बॉटम आने पर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। सीरीज में हमने पढ़ लिया ये चीज। अब पढ़ो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, तुमको सब समझ आ जाएगा। ये मैंने क्लियर कर ही दिया आपको, तो पूरा ही सिखा दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखो, है ना? सुनो, देखो कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। 1 घंटा पहले यहां आकर यही सब कर रहा था मैं चाहता था कि इसको एज सिंपल एज मैं कर सकूं, जितना सिंपल कर सकूं उतना सिंपल करूं। लिखा है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इन हैवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। कह रहा है हैवियर एलिमेंट्स का मतलब होता है जैसे थर्ड पीरियड के बाद वाले आप हैवियर एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा हो, उनको हम हैवियर बोलते हैं, नीचे आने वाले। तो उनमें क्या होता है बेटा? डी और एफ का इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। करेक्ट है, बढ़ जाता है। मैंने 7th पीरियड यहां पे नहीं लिया है, कोई ऐसा सोच रहा हो कि एसएफडीपी 2 बार नहीं बोला है, तो जनरली हम 6 तक ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने 6 तक ही लिया। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर,
टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस डिक्रीजेस। क्या होगा कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होने से, है ना, क्या होता है, अब इन पे छुपी हुई बात तुमको पता है। छुपी हुई बात क्या है? डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट से सिग्मा बढ़ता है, जेड इफेक्ट, सिग्मा घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना। और जेड इफेक्टिव की वजह से क्या होता है, एनएस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना डिक्रीज करते हैं टॉप टू बॉटम धीरे धीरे। मतलब ऊपर वाले का एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाएगा, नीचे आओगे तो वो एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाते जा रहे हैं। दिस इज नॉन एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर अगर हम यह ना लिखें तो 11th के नोट्स पढ़ ले, बिल्कुल जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको भी ऐसे ही समझाया हुआ। दैट्स वाई अब देखो यहां पे आपको एक बात समझानी पड़ेगी। दोनों बातें अभी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी तो मैंने ये रीजन तो नहीं लिखा है, रीजन भी लिख देता हूं कि ये जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका सिग्मा क्या होता है, कम होता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ऑन एनएस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो छुपी हुई बात है वो भी मैंने आपके लिए लिख दी। हालांकि पीछे मैंने पूरा समझा दिया, इसको आप नोट कर लो, तीनों पॉइंट नोट कर लो। बाकी के दो पॉइंट जो हरा और पीला पॉइंट है उसको हम समझते हैं, अभी समझेंगे। जल्दी आ जाओ। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, ये दोनों ग्रीन और येलो, 11th क्लास की एनसीईआरटी में। लिखो, 1 मिनट आ रहा हूं मैं, लिखो फटाफट। हाँ भाई, लिख दिया। हाँ जी, कहाँ थे? दो बातें सीखनी है हमको, सीखनी है, आ जाओ। एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखता है बेटा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और पी ब्लॉक के लिए, इन केस ऑफ पी ब्लॉक, इन केस ऑफ पी ब्लॉक जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर होती है? एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स, वो उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और जिसको ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन है और एनपी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि 13th के लिए
NS2 और NP1 होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 14th के लिए NS2 और NP2 होगा। मैं आपसे पूछूं 15th के लिए NS2 और NP3 होगा। करेक्ट है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि इसकी जो HOS है वो क्या होगी, इसकी जो HOS है वो क्या होगी, और इसकी जो HOS यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? बता सकते हो बेटा? क्या मुझे आप तीनों की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? आगे प्लस लगा देना, ऑक्सीडेशन स्टेट है आगे प्लस लगा देना, प्लस लगा देना इसके आगे। बताओ इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5। क्यों होगी? क्योंकि ये 2 और 1 तीनों इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये होती है जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे तो इसको बोलते हैं +5। ठीक है, इसकी होगी 2 + 2 + 4। जब ये दोनों S के दोनों इलेक्ट्रॉन भी P के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करे तो उसको बोलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये NP3 यानी कि इन तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करे तो इसको बोलते हैं हम +5। करेक्ट, समझ में आई बात? अब पॉइंट ये है कि हम तो जानते हैं कि अगर मैं 13वें ग्रुप में बोरोन से लेके थेलियम तक जाऊंगा तो मुझे सबसे बाहर वाला फॉर्मेट मिलना तो यही है, लेकिन नीचे वालों में इनसे पहले डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आएंगे। और वो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इन दोनों एनएस के इलेक्ट्रॉन को, मतलब उनकी शील्डिंग पुअर होगी तो इन दोनों एनएस के इलेक्ट्रॉन को क्या होगा बेटा? खींच लेंगे। तो अब आपको जो दूसरी कंडीशन सोचनी है ना बेटा, वो दूसरी कंडीशन सोचनी है, ये मतलब HOS का मतलब होता है विद S और एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट S, विच इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरी कंडीशन जो हमको सोचनी है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सोचनी है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है विदाउट S। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर हो सकता हो S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। क्यों? अरे इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही तो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो जो उनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है वो कितनी यूनिट से कम कर दूं बेटा? कितनी यूनिट से कम कर दूं? अच्छा मैंने गलत लिख दिया, इसको +3 कर देना। हाँ मुझे समझ आ गया भाई, ये +3 हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब खुश? यस। अब जरा बताओ कि मैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को वो कंसिडर कर रहा हूं विदाउट एस। कहां पर? हैवियर मेंबर में। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि एनएस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे नीचे जाने पे। तो जरा बताओ कि फिर 2 यूनिट से कम हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन, अब देखो एनसीईआरटी की लाइन, अब एनसीईआरटी की लाइन देखो, नीचे वाला पहले पीली लाइन पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी की, समझ आ जाएगी। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इन हैवियर मेंबर्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट। 2 यूनिट से कम हो जाती है। जितनी भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिनमें लगता है उनकी 2 यूनिट घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि एस के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एस के इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं लेंगे। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको सही कर देता हूं। ये देखो अब विजिबल है, क्योंकि एस के 2 इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं लेंगे तो 2 यूनिट ही तो कम होगी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। बात समझ आ गई? यस। तो सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करेंगे एलओएस में। तो जरा बताओ बेटा इसकी फिर क्या लिख दूं? +1। जितनी ये है उससे 2 कम कर दो। इसकी क्या लिख दूं? +2। इसकी कितने लिख दूं? +3। सर अगर डी और एफ ही नहीं होंगे तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा वो न्यूक्लियस से, तो ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा ना बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो कोई चीज होती है। न्यूक्लियस की पावर पे तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम तो ये सोच रहे हो कि ऊपर वाले के पास तो ओ भाई साहब, है ना, कह रहे बोरोन पे तो 2s2 2p1 होता है, तो बोरोन पे तो सर बीच में डी और एफ है ही नहीं, तो सर ये तो और ही भयंकर खींचेगा। तो मैं बोल रहा हूं बेटा इसकी औकात भी तो 5 ही है, अंदर खींचने वाले भी तो 5 ही है औकात।
वो भी तो देख, नीचे आने पर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं राजा। नीचे आने पर न्यूक्लियस हैवी होता जा रहा है, न्यूक्लियस बिकमिंग पावरफुल। नीचे आने पे न्यूक्लियस की तो भी औकात बढ़ रही है, ऊपर वाले के न्यूक्लियस की औकात नहीं है। 5 प्रोटॉन है अंदर, तो तुम सिर्फ और सिर्फ डी और एफ के पीछे पड़ गए। तुम ये भी तो देखो कि यार अल्टीमेटली वो प्यार कितना करना चाहता है, वो भी तो देखो। तुम तो मतलब ऐसे कि मतलब, अबे उसके प्यार करने की नियत ही कम है, तो फिर बीच में कोई ना हो चाहे क्या फर्क पड़ता है, प्यार कम ही कर पाएगा ना। ऊपर वालों में तो प्रोटॉन के नंबर भी तो कम है। अरे भाई, जब एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ता है, है तो नीचे आने पर केस यही तो हो रहा है। नीचे आने पर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नकारे बढ़ रहे हैं डी और एफ के, बस वही दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। और प्रोटॉन तो नकारे होते नहीं है। नीचे आने पर केस ही यही हो रहा है, नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन तो नालायक बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन तो नालायक नहीं है ना। तो न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है। अब समझ आ गया? एक तो अभी तमन्ना की तमन्ना तो यही है कि कह रही है रिपीट प्लीज, दोहरा दो। नहीं, वो तो लहरा दो है। ये कल से ये गाना ही कान में बज रहा है भाई। यस। अब तो समझ गए हैं? और आ गया स्वाद। ठीक है। नीचे आने पर न्यूक्लियस भी तो हैवी हो रहा है, और ऊपर वाला न्यूक्लियस ही हल्का है। 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है। ठीक है। ओके। हाँ जी। तो इसका मतलब हुआ कि नीचे आने पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बताओ। नीचे आने पर कौन सी, ये तो मैंने करवा ही दिया है, ये तो मैंने करवा ही दिया है। अब मैं यहाँ पे सीधा स्टेबिलिटी लिख देता हूँ। अगर ये NH2 NP1 है तो ये +3 है, तो LOS क्या हो जाएगा, +1, ये +4, ये क्या हो जाएगा, +2, ये क्या हो जाएगा, +5, ये क्या हो जाएगा, +3। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। जरा बताओ, अगर आपको यहाँ पे +5 की स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगी, +5 ऐसे लिख दो, चलो इसको। नाइट्रोजन फैमिली है ना बेटा, तो नाइट्रोजन +5 ऐसे समझ लो, फॉस्फोरस +5 ऐसे समझ लो, +5। ये तो नाम लेने में भी तकलीफ हो रही है मुझे, क्यों बोलूं मैं। ये सिंबल भी आज मुझे बहुत एक बार तो मिटाऊंगा, क्या करूं, फिर भी लिखना पड़ेगा। मिलता जुलता है, याद आ जाता है कुछ, कोई बात नहीं। +5, +5, +5। वो ये कह रहा, कुछ और बोल दो। यस। अरे वो, इसकी ट्रिक भी वही है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिजी, तो इसलिए तकलीफ आ गई। और अगर मैं यहाँ लिख दूं +3, +3, +3, है ना, +3, और आपसे पूछ लूं स्टेबिलिटी, तो बताओ हायर की तो क्या होती है, डिक्रीज, और लोअर की क्या होती है, इंक्रीज। क्या ऐसा तुम इनके लिए कर सकते हो बालक? तो ये देखो, बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3। सवाल आया तो ये आएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इस एक ग्रुप के लिए दिया हुआ है। तो बताओ ये क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम +1 की बात करें तो बोरोन का +1 ऐसे करके इंक्रीज होता जाएगा थेलियम के +1 तक। इस वाले ग्रुप के लिए आप लिखो, जल्दी लिखो। शेरू प्लीज यार मेरे से शादी कर लो। शेरू कैसा इमोजी यूज कर रही है, शेरू प्लीज
मेरे से शादी कर लो भाई। अब तू शेरू से शादी कर लेगी तो वो पता नहीं कैसा कैसा इमोजी यूज करेगा। क्या पता वो सिर्फ इमोजी ही यूज कर रहा हो, बाकी शेरू कहीं मनमोजी ना हो। शेरू इतने तगड़े इमोजी यूज कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेरूज इमोजी एक बंदी उसको कहना चाह रही है जिंदगी भर सुनो जी, है ना। लेकिन बेटा थोड़ा सा आराम से, क्या पता सिर्फ इमोजी में खेलता हो शेरू। ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद इमोजी का तो पता नहीं OMG हो जाए कहीं। ये कह रहा हेडफोन ढूंढो रे, कहाँ है? बैंगन काहे बेच रहे हो बे? भुर्ता बनाओगे क्या? एक तो वैसे ही कलंक लग गया कि तुम्हारे बैच में सबसे लेट सिलेबस मैं खत्म करूंगा। तो वो कलंक कैसा है कि वो मेरी वजह से नहीं है, वो तो पहले केमिस्ट्री लेट हुई है इस वजह से है। मैं तो जितने नंबर ऑफ लेक्चर मुझे मिले हैं मैं तो उससे कम में ही करके दे रहा हूं, बट वो आगे से लेट हो गया था। तो पहली बार ऐसा कलंक लगा है मेरे पे कि बैच में सबसे लास्ट में मैं ही पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं सबसे पहले नमस्कार करके चला जाता हूँ। क्या करें हम? तो उसका कारण मैं नहीं हूं। ऐसा नहीं हो कि मेरे गोली मार दो तुम पे, नहीं भाई। मुझे लेट मिला तो मैं लेट ही करूंगा ना, इस वजह से। तो वो कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़े, कर लेंगे धीरे धीरे। हाँ, अब बैंगन भेजना बंद करो, कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं होना, ठीक है ना। कुछ काम नहीं आएगा ना बैंगन। चलो भाई आगे। ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। ये +4 की तो डिक्रीज करनी है और +2 की इंक्रीज करनी है, ठीक है। अब जोश आया है बाकियों में, देख रहे हो। मैं बता रहा हूं, मेरे को कमेंट सेक्शन देख के पता चल रहा है कि पूरे लेक्चर में आज जोश अब आया है। बोले इतनी देर क्या चल रहा था, भाड़ में जाए। अब आइए बात तो, ये जो बैंगन भिंडी खीरा यही सब चाहिए, ये इनसे ही मजा आता है सर हमको। आप सब्जी की ही बात करिए। सर सब्जी मंडी लगा के रखिए, पढ़ाई का क्या करना है, वो तो होती रहेगी। आप सब्जी मंडी बनाइए, इसको करिए प्लीज। आ जाओ भैया, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैंने पढ़ा दिया आपको। एक ने छुट्टी भी मांग ली, बताओ। थक गया होगा, 1 से लेके 7 लेक्चर तक का रिवीजन करके आया है। ले भाई। हाँ जी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं और उसमें सबसे पहले आ जाते हैं कौन सा, साइज। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी चीजें मैं आपको 11th 12th क्लब करके ही पढ़ा दूंगा। तो ये देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। बस दिक्कत सिर्फ एक जगह है, टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, घट जाती है। रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन।
size of gallium is smaller than aluminium due to poor sigma of 10 3D electrons in gallium, Z effective increases contraction in size occurs, size of gallium occurs और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन 12 ये पढ़ा था हमने पीरियोडिक टेबल में। ये आपके 13th ग्रुप की साइज हो गई। फाइनल ऑर्डर लिखना चाहो तो ठीक है, पहले आप यहाँ गैलियम ले आओ, फिर एल्यूमिनियम ले आओ, इनको आपस में इधर भेज दो, और फिर आपको इंडियम, और फिर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे थेलियम कर देना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑर्डर लिखा है मैंने। बहुत सी जगह पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसे, है ना, लगभग, है ना, वो वाला। तो ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख दिया है मैंने उसको। कहीं देख लो तो घबराना मत, वो भी ठीक है। आशु पंडित कह रहा है शेरू मेरे घर के सबसे वफादार का नाम है। अरे बेटा बात वो नहीं है, लेकिन ने समय पे वफादारी नहीं करी तो क्या होगा? यस, बाकी सब में, ये सिर्फ 13th ग्रुप में है, बाकी सब में ग्रुप 14 कुछ लिखना ही नहीं है, ग्रुप 14 टू ग्रुप 18 टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। खत्म, टाटा बाय बाय। एक जगह दिक्कत थी, 13th ग्रुप में कर लिया हमने, बाकी की साइज बोले इंक्रीज होगी। किसी का भी ऑर्डर पूछ ले, क्या ही फर्क पड़ता है अब तो। कार्बन फैमिली का पूछ बढ़ा दे, नाइट्रोजन फैमिली का पूछ ले बढ़ा दे, ऑक्सीजन फैमिली का पूछ ले बढ़ा दे, फ्लोरीन वाले का पूछ ले बढ़ा दे, हीलियम नियोन आर्गन हो तो पूछ ले बढ़ा दे, बढ़ा दे, सब में बढ़ा दे, कोई टेंशन नहीं। जनरल ट्रेंड यही कहता है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी। बढ़नी तो वहां पे भी चाहिए थी, पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एल्यूमिनियम गैलियम में थोड़ा सा चक्कर आ गया रे बाबा। ठीक है, शेरू नहीं है, उसका नाम शहर है। ले, मतलब ये तो सारा बवाल ही हो गया बे, मेरे को पढ़ना ही नहीं आया क्या? भाई मुझे तो वो शेरू ही दिखा था, इस वजह से। और एक लिख रखा है लड़कियों की इज्जत करना सीखो। शेरू है या शहरू है भाई, पता भी तो नहीं चल रहा ना लड़की है कि लड़का है। तो इज्जत बता दे, मैं तो इज्जत दोनों ही करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये लड़का है तो भी बेइज्जती कर दूं। तो ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की वाला केस यहाँ मत लेके आ भाई, ठीक है। मैं ये नहीं देखता, मेरे को क्या, मैं तो सबकी बेइज्जती कर देता हूँ ना। मैं तो टीचर है, इतना हक तो रखता हूँ मजाक करने का। 2 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे से, थोड़ी बहुत मजाक तो कर सकते हैं। फिर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कुछ नहीं है। 90 डिग्री एंगल को 180 बना डाल, लैपटॉप को कर दे, खत्म। बहुत आसान है, ताली बजा दे लैपटॉप की, ज्यादा तकलीफ है तो। और मजे ले सकता है मजाक को, मजाक को मजाक में ले सकता है। तो देख आराम से बैठ, जो भी है भाई, तू लड़का है लड़की है जो भी है, आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं। क्या ही फर्क पड़ता, कौन जानता कौन है तू? नहीं ना, मजा ले फिर, चिल मार।
इतना ईगो लेके कहां जाएगा, कहां जाएगा भाई। इतनी तकलीफ हो रही अभी आने वाले टाइम, रैगिंग कैसे देगा भाई तू, किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा, सीनियर इतनी बेइज्जती मारेगा, क्या करेगा तू, या क्या करेगी तू, जो भी है मतलब, क्लियर नहीं था इसलिए पूछ रहा हूँ। वो सीनियर्स वो सीनियर्स बेइज्जती मारेंगे, खड़े खड़े मारेंगे, बोलो सबके सामने मारेंगे। आज तो तुम सिर्फ हेडफोन लगा के खुद ही सुन रहे हो, क्या करोगे। इसीलिए अपने इस ईगो को ना थोड़ा नीचे गिरा के जाना कॉलेज में, वरना उस परेशानी की वजह से पढ़ाई नहीं होगी, मार्क्स नहीं आएंगे, फेल हो गए, घर वाले बोलेंगे रहने दे बीएससी कर ले, आजा वापिस। ठीक है ना, ये तो हर जगह तकलीफ देगा। हाँ कॉन्ट्रैक्शन, दिव्यांश द्विवेदी वही पीरियोडिक टेबल का घिसा पिटा सवाल कि वो कॉन्ट्रैक्शन आगे क्यों नहीं लगेगा, तो मैं बोलूंगा बेटा वहां पर पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, अब वापस 2 इलेक्ट्रॉन पी के आ गए, जैसे अब वो उस बच्चे का जवाब, उस सवाल क्या है कि गैलियम के आगे कौन आता है बेटा, जर्मेनियम आता है, तो वो पूछ रहा है इस जर्मेनियम में और इस सिलिकॉन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा जर्मेनियम में और गैलियम में एक फर्क है कि इसके पास पी का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये P2 है, और पी का इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया तो वो अच्छा खासी शील्डिंग करता है, वो पुअर शील्डिंग नहीं करता, तो इसलिए वहां फिर वैलिड ही नहीं होगा, लगेगा बट हमको ऑर्डर से मतलब है, ऑर्डर से, अगर लगेगा तो भी ऑर्डर से मतलब है ना, कि यहां पे गैलियम में इतना लग गया, गैलियम में इतना लग गया कि उसने ऑर्डर बदल दिया। अभी यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है थेलियम में, लेकिन मैंने अभी इसका ऑर्डर बताया है क्या, कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुमको क्या पूछा जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर वाली बात है, जहां ऑर्डर चेंज होगा वहां पर वो कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कोई शहर सही लिख रहा है, शहर चिल करो भाई, है ना, शहर चिल करो, एक बच्चा कह रहा है शहर चिल करो, क्योंकि मुझे नहीं पता था शहर लड़की है, वरना शायद मैं भी थोड़ा कम ही बोलता, मैं तो डर और लगता है, कि शहर थोड़ा चिल करो, चिल करो चिल, ठंड आ गई है, शहर ठंडे हो रहे हैं, गांवों में भी ठंड पड़ने लगी है, शहरों में भी ठंड पड़ रही है, तो ठंड में चिल करो शहर। फिर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, आओ आओ सही है। तो सिंपल सा फंडा है भैया, कि दो फैमिली में दिक्कत है, एक तो 13th में दिक्कत है और एक 14th में दिक्कत है, और 15 से लेके 18 तक कोई दिक्कत नहीं है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ये हो गया आपका खुशियों का पिटारा, यानी कि यहां से लेके यहां तक तो आपको टेंशन ही नहीं लेने का, उन दो में टेंशन है, कारण वही होंगे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। सर मेरा एक दांत टूट गया, अच्छा बेटा, दूध का दांत टूटा होगा उम्र के हिसाब से, वापिस आ जाएगा। सर D&F के मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बेटा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उस मॉड्यूल में, जो भी मॉड्यूल है आपके पास, अ, ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं छोड़ दो, जो मेरे नोट्स से बाहर की चीज है उसको छोड़ दो, ठीक है, हो जाएंगे फिर, है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल नहीं होंगे आपसे। देखो, यहां से यहां डिक्रीज होनी चाहिए, हुई, लेकिन यहां इंक्रीज हुई, यहां डिक्रीज हुई, यहां फिर इंक्रीज हुई, यहां फिर इंक्रीज हुई, यहां डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, तो हमने दो जगह पे गड़बड़ देखी है, एक गड़बड़ देखी है हमने यहां पे, एक गड़बड़ तो हमने देखी है यहां पे, और दो गड़बड़ हम यहां देख रहे हैं, इनका रीजन है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है ना बाबा, क्योंकि वो तो पढ़ा दिया। इनमें किसमें, थेलियम में और लेड में, है ना, थेलियम में और लेड में, इन थेलियम एंड लेड। और इसमें जो है वो क्या लगेगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे ये सब रीजन तो मैंने बता ही दिया और इनको कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेन कर रहा होगा। फाइनल ऑर्डर जो इसका 13 ग्रुप का फाइनल ऑर्डर बनता है वो थोड़ा दिक्कत देता है, क्योंकि दो जगह पे चेंज है। तो वो आता है आपका गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, और ये डिक्रीज होता है। और इसको याद करने का तरीका है बेटा, बात गई, है ना, इसको आप बात लिख दो और इसको आप GAI लिख दो, बात गई, ठीक है। GAI, एक एक अल्फाबेट ले लो, बात गई। टॉप टू बॉटम डिक्रीज, बात गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला आप 14th वाला ऐसे लिख सकते हो, पहले आप PB ले आओ और फिर SN ले आओ, उनको इधर उधर कर दो आपस में बस, क्योंकि वहां एक ही जगह चेंज है। सर मुझे भूख लग गए, ओ दो चार एक साथ लग गए इसको। हम्म। सर टेस्ट में कोऑर्डिनेशन भी आया था, बट सिलेबस में D&F लिखा था, मेरे ख्याल से उससे तकलीफ नहीं हुई होगी आपको, क्योंकि D&F के 50 सवाल का मतलब होता था सीधी यमराज से बात, क्योंकि D&F के 50 सवाल आपके मॉड्यूल में ही नहीं है, कोर्स में ही नहीं है। तो केवल मैं D&F ब्लॉक देता तो क्या होता सोचो। तो मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन भी डाला उसमें, ताकि थोड़ा सा, लेकिन मैंने इन्फॉर्म सिलेबस अपडेट करने के लिए बोला था, वो टीम ने सिलेबस अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं किया, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बट ये काम मैंने ही किया है कि उसमें डाला। अब 50 सवाल D&F ब्लॉक के होते हैं ना, मैं बता रहा हूं, तुम्हारी सीधी बात होती वहां पे कि भैंसा लेके कब आऊं। एक कह रहा है इनफाइनाइट प्रैक्टिस कोई होगा जिसमें 800 सवाल है D&F ब्लॉक के। अरे तो इनफाइनाइट तो फिर कितना भी हो सकता है ना बेटा, सिलेबस में रहो, है ना। इरिलेवेंट क्वेश्चन D&F ब्लॉक के बहुत हैं। अगर मैं NCERT के अकॉर्डिंग D&F ब्लॉक के रिलेवेंट क्वेश्चन बनाने बैठ जाऊं ना, 30 सवाल, सिर्फ 30 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बाकी सारे छोटे मोटे तो पीरियोडिक टेबल में चले जाएंगे, साइज वाइज के और आयोनाइजेशन एनर्जी के, कुछ बनेंगे K2Cr2O7 के, कुछ बनेंगे KMnO4 के, कुछ बनेंगे F ब्लॉक की छोटी मोटी प्रॉपर्टी पे, कौन सा कलर होता है, लालू और कलरलेस डायमैग्नेटिक और वो सब, ये चीजें बन सकती है। जो आए थे वो भी सब P/Qs ही थे, वो नहीं पता भाई। D&F ब्लॉक तो मतलब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सिर्फ नोट्स पढ़ना मेरे, और NCERT की रीडिंग लगा के जाना, नोट्स पढ़ना रीडिंग लगा के जाना, नोट्स पढ़ना रीडिंग लगा के जाना, तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना मैं बता रहा हूँ कि हाँ, तकलीफ आ जाएगी नहीं तो। नोट्स पढ़ना, फालतू सवाल D&F के लिए मत करना। ऐसी कोई किताब मत उठाना जिसमें D&F के भर भर के सवाल दिए हों, क्योंकि वो सवाल किसी काम के नहीं है आपको। और मैं ये कह रहा हूं, आप वो काम भी कर लेना, चलो आप उठा लेना ऐसी किताब कोई भी, लेकिन उससे पहले नोट्स और NCERT जब 4 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद को पता लग जाएगा वो सवाल काम का है या नहीं। ठीक है, आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी ग्रुप 13 से 18 सब में इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, क्योंकि मास बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, M/V होता है। तो मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन यहां पर एक NCERT ने एक खतरनाक काम किया हुआ है, और वो लिखा उन्होंने साफ साफ उस टेबल के अंदर, ये कहीं पैराग्राफ की बातें नहीं है, टेबल के अंदर वैल्यूज दी हुई है। वो वैल्यूज देखकर आपको वैल्यूज याद ही नहीं करनी, मैंने साफ बोल दिया 13 से 18 तक टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन देखो, कार्बन से ज्यादा क्या होना चाहिए, सिलिकॉन। लेकिन अगर कार्बन डायमंड वाला ले लो, तो डायमंड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत हार्ड होता है। डायमंड के अंदर कार्बन 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 लगातार बॉन्ड बनाते हैं, नेटवर्क सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में सोचते हो तो उसकी डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। वहीं अगर आप ग्रेफाइट की बात करो तो लेयर्स होती है, और लेयर्स के बीच में क्या होता है बेटा, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, याद है।
अब वीक वंडरवल फोर्स की वजह से लेयर्स के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, और गैप आने की वजह से बोलो वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आप कार्बन को ग्रेफाइट की फॉर्म में देखते हो तो फिर वो सिलिकॉन से पीछे आ जाएगा, नॉर्मल है जो कि। लेकिन अगर डायमंड ले लिया तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो हमारी ऊपर वाली बात को एकदम परफेक्ट देख रहा है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा तो कार्बन के बाद सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कर लिया हमने। लेकिन अगर कार्बन डायमंड ले लो तो बस एक कार्बन सिलिकॉन का रिलेशन देख लेना, वैसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं बता रहा हूं जिस नजर से मैंने ये सवाल बनाया है वो नजर तो नीट में कभी हो ही नहीं सकती, होगी तो सारे मारे जाएंगे इसमें। अगर ये सवाल पूछ लेना डायमंड का और ग्रेफाइट को रिलेट करके सिलिकॉन के साथ, मैं बता रहा हूं जनता सलट जाएगी। 22 लाख फॉर्म भरेंगे, 21 लाख सलट जाएंगे, ज्यादा ही सलट जाएंगे इस सवाल। तो ये तो मैंने देख लिया, मैंने ऐसे ही लिख दिया, परेशान मत होना इसको लेके। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखा है, समझाया है बेटा। एक बच्चा कह रहा है ऐसे ही लिख रहा है ना, रिपीट कर दो, ऐसे ही लिखा है सर, आप तो लिख के ले आए। नहीं, मैंने समझाया ना बेटा, ये मैंने समझाया है। ग्रेफाइट में क्यों कम रह जाती है ना, डायमंड में क्यों ज्यादा होती है, डायमंड कॉम्पैक्ट होता है ना। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हो आप आर्टिफिशियल। ग्रेफाइट पर सालों तक प्रेशर लगा के रखो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, 50,000 60,000 एटमोस्फियर प्रेशर, जो कि हम नहीं लगा सकते, वो मशीन से होता है। तो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है, तो सालों साल जमीन के नीचे दबा होने की वजह से तो वो ग्रेफाइट ही तो कन्वर्ट हो रहा है बेटा डायमंड में। सब कुछ तो कोयला ही है, एलोट्रोप्स ही तो है ये कार्बन के, वही तो कन्वर्ट हो रहा है और हीरा बन रहा है। यस सर, गूगल बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है, वाकई। मैं मानता हूं कि वो इतना अच्छा है कि वहां पर अगर एक सवाल का आंसर गलत दिया होता है ना किसी ने, तो सब गलत देता लग जाता है। क्यों? क्योंकि गूगल है। तो गूगल इतना अच्छा है, गूगल इतना अच्छा है कि एक बार गूगल मैप से मैं कहीं जा रहा था, तो आगे नदी आ गई रास्ते में, ऐसे नदी मतलब वो नाला टाइप था, नदी तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, नाला आ गया उस गली में आगे, और वो कह रहा है कि जाओ यहां से। अब ये उसने मेंशन नहीं किया ना कि उतर के नाले में से जाना पड़ेगा, मेंशन नहीं किया उन्होंने। और एक बात की बात और है ना, ऐसा आप लोगों ने भी अक्सर किया होगा, ऑलमोस्ट हर कोई करता है, मैंने भी किया था। टोल बचाने के लिए, टोल बचाने के लिए हम टोल के पहले से किसी गांव के रास्ते से घुस के उस तरफ, टोल के उस तरफ निकलना चाहते हैं। ऐसा करते हैं हम कई बार कि टोल बचा लेते हैं। गूगल मैप से हम घुस गए, मैं और मतलब रिलेटिव्स ही थे, भाई भाई थे, बैठे थे, घुस गए। आधा घंटा उस गांव में घूम के आए हम गूगल मैप से। कॉन्फिडेंस किसका था? मेरा, बोल चलाऊंगा मैं ही, ठीक है, और चलाऊंगा मैं ही, और मैं तुमको ये टोल आज बिना पैसों के निकालूंगा। आधा घंटा घूमे बेटा उन गांवों में, सबसे पूछे कि वो निकल जाएगा क्या सड़क पे, निकल जाएगा क्या सड़क पे, निकल जाएगा सड़क पे, सब निकल दिया। उस टोल से पहले दो रास्ते थे, हम एक रास्ते से गए और टोल से पहले वाले से ही दूसरे रास्ते से निकल गए। और मैंने बोला कि हो गया पार, तो जो मेरा भाई था वो बोला कि हाँ अभी करना बाकी है, टोल तो ये रहा, वापस वहीं निकले बोले। तो यार मेरे को तो विश्वास उठा हुआ है, देखो, बाकी तुम देख लो। वापस टोल पे आ गए, मतलब टोल के उस तरफ ही आए वापस, दूसरे रास्ते से आए थे बट आए वहीं पे, मतलब टोल के उस पार नहीं जा पाए, वापस वहीं आ गए। उसके बाद चुपचाप टोल कटवाया और आगे जाके चाय वगैरह पी, और अपने आप को समझाया कि जहां पर 250 रुपये टोल लग रहा था, वहां पे अब 250 का तेल और जलाया है हमने, तो हमारा टोल 500 का पड़ गया। एक पूछ रहा टोल क्या होता है, कौन से देश से हो बे?
बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स हैं। ये थोड़े आपको, ये सब रटने वाले और डेटा बेस्ड चीजें हैं। मैंने डेटा देखकर एरो बनाए हैं, शायद आपको आसान लगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11वीं क्लास में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और 12वीं क्लास में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कैसे याद रखोगे? 11वीं मतलब कम, 11 कम होता है, 12 ज्यादा होता है। तो जो कम होता है वो टॉप टू बॉटम कम होता है। 11th क्लास, 13 14 फैमिली। और 12th मतलब ज्यादा, ठीक है। 12th में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उबाल आना। 12th में आप लोगों के सारे भावनाओं में उबाल ज्यादा आता है, बढ़ता है। 11th में उबाल कम होता है। कोई कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लो, ये दो चीजें जो मैंने स्टार मार्क करी हैं, बस इन दोनों का ध्यान रख लेना। एक तो है ऑक्सीजन फैमिली में लास्ट में दिक्कत है, और नाइट्रोजन फैमिली में भी लास्ट में दिक्कत है। ये लास्ट में दोनों अच्छा, दोनों बहुत, आप एनसीईआरटी के अंदर डेटा देखोगे ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक अगर 1260 होगा तो एक 1237 है, भाई इतना ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट फर्क है तो मैंने अलग से मेंशन कर दिया, बाकी तो इंक्रीज ही है सब जगह। तो 12वीं में बढ़ेगा और 11वीं में कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, याद रहेगा बेटा। अगर डाउट आए तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें बेटा? वो टीचर्स पोर्टल पे जो डाउट वगैरह आप पूछते हो, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल एरर की वजह से वो हो नहीं पा रहा है मेरा लॉगिन, वरना मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। मतलब डाउट बताने की जो प्रॉपर जगह होती है वहां मैं बता दूंगा, बट काफी टाइम से वो चीज जो है वो अटकी हुई है। देखते हैं, आज लेते हैं फॉलोअप उनसे कि कहाँ तक बात पहुंची है। तो मैं तो बताना चाहता हूँ डाउट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मजा ही आता है डाउट बताने में, ठीक है। छुट्टी मोहित जी, साक्षी कह रही है कर रहे हैं साक्षी जी। ये लास्ट वाली स्लाइड जिसमें आपका दर्द सबसे ज्यादा रहेगा, बस वो स्लाइड देख लो, उसके बाद कर रहे हैं साक्षी जी। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। ले, मेल्टिंग पॉइंट। देखो भाई, मैं ऑर्डर बना लेता हूं, तुम ट्रिक बना लेना, और मुझे जरूर मतलब कहीं पे मैसेज करना, इंस्टा पे या कहीं पे, ताकि अगली बार मैं ट्रिक बनाऊं। मैं ऑर्डर बता देता हूं। ऑर्डर कहता है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये 1 नंबर होता है। ऑर्डर ये कहता है कि 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर होता है, ये 5 नंबर होता है, और ये 4 नंबर होता है, और ये 3 नंबर होता है। और मैं यहां मेंशन कर लेता हूं, मेरे 1 का मतलब मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ये 1 2 3 4 5 है। तो जो 5 नंबर है, इसका मतलब है वो मैथ्स की वैल्यू ज्यादा है नंबर, लेकिन वो सीरीज में सबसे पीछे है। तो गैलियम सबसे मिनिमम है ना। गैलियम क्या है बेटा? मिनिमम। गैलियम इज मिनिमम इन 13th ग्रुप। इसलिए इसका, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में, ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर कंडीशन पे हो तो ये थर्मोमीटर में यूज होता है, यूज टू मेजर टेम्परेचर इन हाई टेम्परेचर कंडीशन। जहां पे जैसे मरकरी है, तो वो क्या होती है, मरकरी जो है वो क्या करता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आप समझो बात को, किसी भी चीज का टेम्परेचर हमको अगर मेजर करना है तो हमारे लिए वो सब्सटेंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिससे हम मेजर कर सकें। क्या होना चाहिए हमारे पास? एक ऐसा चीज होनी चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो, यानी कि वो लोअर टेम्परेचर से ही टेम्परेचर को मेजर करना स्टार्ट कर दे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब है मेल्ट तो जल्दी हो जाए, यानी टेम्परेचर तो वो आपका रूम टेम्परेचर के बाद से ही मेजर करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता हो 18 डिग्री से ही मेजर करना शुरू कर देगा, 20 डिग्री से। यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 18 20 डिग्री 22 डिग्री के बाद ही वो आपको टेम्परेचर मेजर करके देने लग जाएगा। और आप चाहते हो कि रेंज ज्यादा हो, बहुत हाई टेम्परेचर तक वो मुझे मेजर करके दे, टूटे नहीं, फटे नहीं, खराब नहीं हो, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे लिए टेम्परेचर को
मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, बेस्ट टूल, ऐसा एलिमेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से वो आराम से 20-22 डिग्री से ही आपका टेम्परेचर मेजर करके देने लग जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा कंडीशन पे जाकर आपको टेम्परेचर मेजर करके देगा, तब तक तो वो नहीं टूटेगा। मेरी बात समझ आई? देखो मैंने आपको ऐसे मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात बता दी, जिसको ये समझ आई ना, बहुत बड़ी बात है ये। इसीलिए कभी भी आप देखना थर्मोमीटर्स वगैरह में जो भी सब्सटेंसेस यूज होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेक करना, आपको पता लग जाएगा। उनका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट गैलियम से कम होता है, तो हाई टेम्परेचर पे मरकरी जो है, हाई टेम्परेचर पे मरकरी जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, उड़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब है हमारे बॉडी टेम्परेचर तक ठीक है, थोड़ा हाई टेम्परेचर तक और ठीक है, लेकिन मरकरी को आप बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते। वो वोलेटाइल होकर उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा ना भाई, बॉयल हो जाएगा तो वेपर बन जाएगा। तो आप चाहते हो कि वो बॉयल ना हो, हाई टेम्परेचर पे अगर आप मेजर करना चाहते हो तो फिर मरकरी की जगह गैलियम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है और गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में इसको थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं, वहां जहां पे मरकरी जो है वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाए, वेपर बन जाए, वहां पे इसको लेके जाते हैं। बात समझ आई? ठीक है, इस स्लाइड के बाद समझा दूंगा। सर आप विद्यापीठ में नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते भाई। लो, अब ये 14th वाला है, देखो आपको क्या करना है बेटा, ट्रिक्स बनानी है, बना लोगे, और जो सबसे बढ़िया ट्रिक्स बना के देगा उसको मैं क्या बोलूंगा, थैंक यू बोलूंगा, और क्या बोलूंगा, ठीक है ना? तो सबसे बढ़िया ट्रिक जो बनाएगा ना उसको, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, तो डिक्रीजिंग बनानी है हमको, 1 नंबर 2 नंबर, फिर ये थेलियम आएगा, फिर इंडियम आएगा, और फिर गैलियम आएगा। तो ऐसे अरेंज करके आपको क्या बनानी है बेटा, ट्रिक बनानी है, ठीक है। फिर 14 ग्रुप के लिए ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, याद है? 14 ग्रुप का आयोनाइजेशन और एनर्जी का ऑर्डर किसको याद है? 14 ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसको याद है? अभी पीछे बताया, सेम। मजे की बात है, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या था याद है? ये 1 नंबर था बेटा, ये 1 नंबर था, यस, ये 2 नंबर था, यस, ये 3 नंबर था, यस, लेकिन ये 4 नंबर था और ये 5 नंबर था। यही था, यही था बेटा, कि ये पहले आ गया था फिर ये चला गया था, ये देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये देखो। तो इसके लिए ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखोगे कि 14th ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होता है। अब ये दिमाग मैं नहीं लगाया है और तुम्हारे लिए आसान कर दिया, और तो क्या कर सकता हूं। अब तुमको इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी, वो पहले ही याद होता है आपको, वो पहले ही याद होता है आपको। ठीक है, और कोई अश्लील नहीं भेजेगा, मतलब ट्रिक, मैं थप्पड़ मार दूंगा, मैं बता रहा हूं, इमोजी के रूप में, आगे तो मार नहीं सकता। हाँ जी, अगला है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में सबसे 1 नंबर पे ये भाई साहब रहते हैं, सबसे 1 नंबर पे, और ये 2 नंबर पे रहते हैं, ये 3 नंबर पे रहता है। क्योंकि ये नॉन मेटल्स होते हैं ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं नॉन मेटल्स बढ़ रहे हैं। अब देखो बोरोन से कार्बन राइट में है, कार्बन से नाइट्रोजन फैमिली और राइट साइड में है, तो ये नॉन मेटल है, तो इनके मेटेलिक पॉइंट क्या होते हैं, एक कम होते हैं, तो 5 है, ये 4 है। आप ट्रिक बना देना, लॉजिक तो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि ये मेटल जो है, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट्स थोड़े ज्यादा होते हैं और नॉन मेटल्स के कम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये नॉन मेटल्स देखो, क्योंकि नॉन मेटल से तो ये पीछे आ गए। कार्बन को वहां पे इसलिए ज्यादा लिया हुआ है, वही डायमंड, ग्रेफाइट और कोवेलेंट सॉलिड के रूप में देखते हुए। आप ये बोल दो कि कार्बन भी नॉन मेटल है, फिर 1 नंबर पे क्यों है, तो मैं बोलूंगा फिर इसको कंसिडर डायमंड ही कर लिया होगा ना, डायमंड कर लो, ग्रेफाइट कर लो, बहुत ज्यादा होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट, इस वजह से आ जाइए। और सिलिकन तो वो तो मेटलॉइड की कैटेगरी में आता ही है वैसे। नेक्स्ट, तो हर जगह अलग अलग लॉजिक है भाई, कर क्या सकते हैं, है ना? यहां पे टेल्यूरियम 1 नंबर होता है,
यहाँ पे टेल्यूरियम क्या होता है, 1 नंबर होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इनमें बनाने की जरूरत नहीं है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो आपके पास एक काम है, और वो काम क्या है, क्या कि 13, 15 और 16 की ट्रिक बनाओगे। टेप के नहीं लाओगे, किसी भी मास्टर की, किसी ने बना रखी हो तो, है ना। 13, 15 और 16 ग्रुप की क्या लेके आओगे बेटा, ट्रिक लेके आओगे। पक्का बनाओगे, बना लेना। ध्यान रखना बेटा एक चीज, कि अगर कोई ट्रिक नहीं भी बना रहा हो कोई बच्चा, और उसको वो ये सोच रहा हो कि कैसे सवाल आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम और मैक्सिमम पे फोकस कर लेना, क्योंकि पूरा ऑर्डर डेटा बेस्ड में कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये डेटा बेस्ड है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट वैल्यूज है। तो आपको जैसे मिनिमम पे फोकस, मैक्सिमम पे फोकस करना है, मिनिमम पे फोकस करना है, ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। यहां पे जो मिनिमम है वो गैलियम है, तो जो मिनिमम और मैक्सिमम है ना, बस उनको ध्यान रखना थोड़ा सा, मिनिमम मैक्सिमम पे फोकस करना, तो आप हो सकता हो आपका काम हो जाए। क्योंकि सवाल ज्यादा से ज्यादा वैसे तो नहीं आएगा, ये डेटाबेस चीजें होती है, बट अब क्या है कि उनके पास बचा नहीं पी ब्लॉक में कुछ देने को, तो पूछ ले क्या पता, इसलिए मिनिमम मैक्सिमम पे थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। ये तो कर लोगे। कल हम अब ऐसी चीजें पढ़ेंगे, ये है जैसे ये वाला एक, ये वाला कल यहां से शुरू करेंगे, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक, है ना। और इसमें भी मैं आपको 11th क्लास वाली चीजें ले लूंगा, बस बोरोन कार्बन भी ले लूंगा। तो कुल मिला के कल इस एक टॉपिक के बाद जो कुछ उन्होंने लिखा है नीट के सिलेबस में वो हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको एज ए बोनस 11th प्लस 12th दोनों के साथ मिला है। फिर उसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो हम हमारी सेफ्टी के लिए पढ़ेंगे, जैसे ये वाली चीजें ना, एलोट्रोप्स हो गए, है ना, एलोट्रोप सल्फर के हो गए, फॉस्फोरस के हो गए, ऑक्सी एसिड्स हो गए, वो सब हम अपनी सेफ्टी के लिए पढ़ेंगे, है ना। चलो भाई, करते हैं आज की क्लास का दी एंड, मिलते हैं कल दोबारा, है ना। और एनोमेलस प्रॉपर्टी यानी कि जो सेकंड पीरियड वाले हैं उनका डिफरेंट बिहेवियर क्यों होता है, ये उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, वही हम कल पढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से तो जो कुछ मैंने आज पढ़ाया, अगर मैं बीइंग अ टीचर अगर सोचूं तो ये शायद इससे बोरिंग चीजें नहीं हो सकती जो मैंने आज पढ़ाई है। आई होप आपको फिर भी मजा आया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहें। मेरा टारगेट हमेशा यही होता है कि चीज चाहे भी कैसी भी हो, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जगा दूं, थोड़ा सा आपको जगा दूं, कैटलिस्ट का काम कर जाऊंगा, रिएक्शन आप अपने आप कर लोगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।